दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सिंधिया डायनेस्टी, या हम इनको शिंदे डायनेस्टी भी कहते हैं। देखिए, जो लोग भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मेंस की, तो उसमें मेंस में ये टॉपिक है। ठीक है, हम जो ये सीरीज शुरू कर रहे हैं इसमें हम स्टेट सर्विसेज मतलब एमपीपीएससी के जितने भी प्री और मेंस का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जितने भी टॉपिक्स हैं हम सारे टॉपिक्स को हर लेक्चर में कवर करेंगे। तो जो भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है वो इस लेक्चर्स को एज अ रेफरेंस के रूप में देख सकता है, उनको काफी ज्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं सिंधिया डायनेस्टी, ये हमारा जो स्टेट सर्विसेज एमपीपीएससी का जो मेंस का एग्जाम है फर्स्ट पेपर, उसका जो पार्ट ए है हिस्ट्री, उसमें यूनिट नंबर 5 में दिया है मेजर प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उसी में एक सिंधिया डायनेस्टी। ठीक है, तो आज हम पूरी सिंधिया डायनेस्टी की हिस्ट्री पढ़ेंगे, कौन कौन इनके राजा रहे हैं, ठीक है, और कहां पर इनका शासन रहा। तो अगर हम सिंधिया डायनेस्टी की बात करें, ठीक है, तो महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है सतारा। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है सतारा। ठीक है, सतारा में ही एक जगह है जिसका नाम है कन्हर खेड़ा। कन्हर खेड़ा। तो महाराष्ट्र में एक जगह है सतारा, और सतारा में ही एक जगह है कन्हर खेड़ा। ठीक है, तो इसी कन्हर खेड़ा जगह के एक पाटिल हुआ करते थे जिनका नाम था जानको जी शिंदे। इसी कन्हर खेड़े के एक पाटिल हुआ करते थे जिनका नाम था जानको जी शिंदे। ठीक है, तो जानको जी शिंदे जो हैं, ठीक है, ये पाटिल हुआ करते थे कन्हर खेड़ा के। ठीक है, देखिए, सिंधिया वंश को शिंदे वंश भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रारंभिक रूप में जो सिंधिया वंश के संस्थापक थे वो बेसिकली शिंदे थे। ठीक है, जैसे अब हम बात करें, जो सिंधिया वंश के संस्थापक थे राणोजी शिंदे, वो जानको जी शिंदे के बेटे थे। किनके बेटे थे? जानको जी शिंदे के। क्या नाम था? राणोजी शिंदे। तो राणोजी शिंदे ही क्या थे? सिंधिया वंश के संस्थापक थे। ठीक है, फाउंडर। ठीक, तो जो शिंदे वंश हुआ करता था तो इनको शिंदे वंश भी कहा जाता था। ठीक है, अब अगर हम इनिशियल लेवल पर बात करें, ठीक है, तो ये जो शिंदे वंश था, ठीक है, ये बेसिकली शिलदार हुआ करते थे। ये शिंदे कौन हुआ करते थे? ये शिलदार हुआ करते थे, मतलब ये बेसिकली हॉर्समैन हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? हॉर्समैन। किनके? बहामनी किंगडम के। तो बहामनी सल्तनत के जो हॉर्समैन हुआ करते थे, शिलदार, वो कौन हुआ करते थे? शिंदे हुआ करते थे। ठीक है, इसीलिए शिंदे वंश को शिंदे शाही भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है शिंदे वंश को? सिंधे शाही। ठीक, तो समझ में आया आपको? ठीक, तो सिंधिया वंश की अगर हम शुरुआत की बात करें तो सतारा नाम की महाराष्ट्र में एक जगह थी जहां पर कानखेड़ा, ठीक है, कन्हर खेड़ा, ठीक है, और कन्हर खेड़ा के ही कौन हुआ करते थे? पाटिल हुआ करते थे जिनका नाम था जानको जी शिंदे। ठीक है, इन्हीं के बेटे थे राणोजी शिंदे जिन्होंने सिंधिया वंश की स्थापना करी। शिंदे या सिंधिया वंश की क्या करी? स्थापना करी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये शिलदार हुआ करते थे, हॉर्समैन हुआ करते थे बहामनी सल्तनत के। और ये जो सिंधे वंश हुआ करता था इनको सिंधे शाही भी कहा जाता था। क्या बोला जाता था? सिंधे शाही। क्लियर? समझ में आया आपको? ठीक, तो अगर हम सिंधिया वंश की बात करें तो इनका नेटिव प्लेस क्या था? कन्हर खेड़ा, सतारा, महाराष्ट्र, मैंने आपको बताया था। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाटिल हुआ करते थे कन्हर खेड़ा के जिनका नाम था जानको जी शिंदे। ठीक है, और इन्हीं के बेटे थे राणोजी शिंदे जिन्होंने सिंधिया वंश की स्थापना करी। इसके बाद बात करें तो इनिशियली बात करें तो शिंदे जो थे वो शिलदार के रूप में काम किया करते थे, हॉर्स राइडर के रूप में। किसमें? बहामनी सल्तनत। ठीक है, और अगर हम बात करें तो शिंदे डायनेस्टी को जो है सिंधे शाही भी कहा जाता है। क्लियर? तो समझ में आया आपको? ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जानको जी शिंदे के बेटे थे राणोजी शिंदे। ठीक है, जिन्हों जो सिंधिया वंश के क्या थे? संस्थापक थे। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राणोजी सिंधिया के बारे में या राणोजी शिंदे के बारे में। ठीक है, और राणोजी शिंदे कौन थे? ये सिंधिया वंश के या शिंदे डायनेस्टी के संस्थापक थे, फाउंडर थे। ठीक है, तो सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? राणोजी सिंधे, या इनको सिंधिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, अब हम पढ़ेंगे राणोजी शिंदे के बारे में। ठीक, तो राणोजी शिंदे के बारे में अगर हम बात करें
तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये फाउंडर थे सिंधिया डायनेस्टी के, या हम इसको शिंदे डायनेस्टी भी कहेंगे। इसके अलावा बात करें तो इनके फादर का नाम था जानको जी सिंधिया, पिता का नाम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राणोजी शिंदे स्टार्टेड सर्विंग इन द मराठा आर्मी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ। देखिए, जब उस टाइम पर मराठाओं के पेशवा हुआ करते थे बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, तो उस टाइम पर ये इन्होंने मराठा आर्मी में काम करना शुरू किया था राणोजी शिंदे। ठीक है, तो राणोजी शिंदे ने मराठा आर्मी कब ज्वाइन करी? पेशवा बालाजी विश्वनाथ के समय पे। ठीक है, मतलब राणोजी शिंदे जो थे वो सतारा से किधर चले गए? पुणे। ठीक है, देखिए पहले पेशवाओं का अड्डा क्या हुआ करता था? पुणे। ठीक है, तो ये कहाँ चले गए थे? पुणे। ठीक है, और पुणे में इन्होंने मराठा आर्मी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे जैसे धीरे धीरे ये मराठा आर्मी ज्वाइन करते रहे, तो उसी टाइम पर इनको बालाजी विश्वनाथ ने बाजीराव फर्स्ट का पर्सनल सर्वेंट बना दिया था। ठीक है, मतलब इनको क्या बना दिया था? इनको एक तरीके से रक्षक या एक तरीके से सेवक बनाया था। किसका? बाजीराव फर्स्ट का। देखिए, आप जानते हैं पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे बाजीराव प्रथम, जो कि बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा बने थे। ठीक है, तो प्रारंभिक तौर पर अगर हम बात करें तो राणोजी सिंधिया जो थे वो बाजीराव प्रथम के सेवक थे, पर्सनल सर्वेंट थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो अब बालाजी विश्वनाथ की डेथ के बाद, ठीक है, अब देखिए बालाजी विश्वनाथ की जब डेथ हुई तो उसके बाद अब अगला पेशवा कौन बनेगा? ठीक है, तो उस टाइम पर जो मराठा जो साम्राज्य के जो वो थे, रूलर थे, ठीक है, साहू जी। ठीक है, साहू जी कौन थे? मराठा साम्राज्य के शासक थे। उन्होंने किसको पेशवा बनाया? बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम कौन थे? बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे। ठीक है, लेकिन जब बाजीराव प्रथम को बनाया गया तो कुछ सीनियर लोगों ने इस चीज का अपोज किया, क्योंकि देखिए उस टाइम पर मराठाओं में जो पेशवा की पोस्ट हुआ करती थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी। ठीक है, तो इसी कारण से कुछ सीनियर लोगों ने क्या किया था? इसका विरोध किया था कि बाजीराव प्रथम की उम्र बहुत कम है, तो ये पेशवा की जिम्मेदारी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम पर बाजीराव प्रथम का कुछ लोगों ने क्या किया था? सीनियर लोगों ने विरोध किया था। ठीक है, तो उसी टाइम पर बाजीराव प्रथम का साथ देने वाले जो लोग थे उनमें एक राणोजी शिंदे भी थे, इनके अलावा मल्हार राव होलकर और प्रवार ब्रदर्स। ठीक है, मतलब कि ये जो यूथ था इनके साथ, बाजीराव प्रथम के साथ, इन्होंने इनको प्रमोट किया। ठीक है, और इस खुशी में आकर के बाजीराव प्रथम ने क्या किया? इनको क्या किया? रूलर बनाया अलग अलग जगहों का, मतलब इनको देशमुख राइट्स दिए। इनको कौन से राइट्स दिए? देशमुख राइट्स दिए। देखिए, आप जानते हैं होलकर वंश कहाँ बना? इंदौर में। ठीक है, और उसके संस्थापक कौन थे? मल्हार राव होलकर। अभी हम इसके बाद होलकर डायनेस्टी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो राणोजी सिंधिया, राणोजी शिंदे भी उन लोगों में थे जो उस टाइम पर बाजीराव प्रथम का सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं, बाजीराव प्रथम को ही पेशवा होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1728 में 1728 में एक युद्ध हुआ, बैटल ऑफ अमझेरा। अमझेरा का युद्ध हुआ जिसमें राणो जी ने बहुत ज्यादा इमेंस ब्रेवरी दिखाई। मतलब देखिए, मराठाओं का चूंकि मुगलों से उस वक्त युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम पर मुगलों के एक जो कहे जाए तो एक तरीके से सरदार हुआ करते थे जिनका नाम था दया बहादुर। कौन था? दया बहादुर। ये कौन थे? मुगल सरदार हुआ करते थे। और 1728 में मराठाओं से इनका युद्ध हुआ था। ठीक, तो बैटल ऑफ अमझेरा जो युद्ध हुआ था मुगलों के खिलाफ, उसमें इन्होंने बहुत ज्यादा, मतलब इमेंस ब्रेवरी दिखाई थी, मतलब बहुत ज्यादा इन्होंने अपनी शक्ति और ताकत दिखाई थी। ठीक है, और ये निडर थे। ठीक है, जिसके कारण जो पेशवा बाजीराव प्रथम थे वो इनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी वो बनाई थी। ठीक है, तो इसी कारण से फिर इस युद्ध के बाद इनको क्या बना दिया गया? मालवा का इंचार्ज बना दिया गया। ठीक है, तो इनको क्या बनाया गया? मालवा का इंचार्ज बनाया गया। किसको बनाया गया? राणोजी शिंदे को। एक, इसके बाद बात करें राणोजी शिंदे के ही बारे में। अब 1731 आते आते राणोजी शिंदे ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया और यहां से सिंधिया वंश की स्थापना करी। देखिए, सिंधिया वंश की जो स्थापना हुई है वो 1731 में हुई। ठीक है, और उसकी राजधानी किसको बनाया गया था? उज्जैन को। देखिए, आज जो हम सिंधिया वंश पढ़ते हैं तो हम बेसिकली हमारे दिमाग में ग्वालियर, हमारे दिमाग में क्या रहता है कि ग्वालियर के रहे हैं सिंधिया। लेकिन ओरिजिनल अगर हम बात करें तो सिंधिया वंश की जो स्थापना हुई थी वो राजधानी क्या थी? उज्जैन। इवन 1801 तक
1731 से लेकर के 1801 तक राजधानी क्या थी? उज्जैन। उसके बाद इसको ग्वालियर शिफ्ट किया गया। ठीक है, तो पहले जो राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी थी? उज्जैन। तो 1731 में राणोजी सिंधिया ने शिंदे वंश की स्थापना करी और जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें 1766 में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ नॉर्थ इंडिया, पेशवा गवर्नमेंट गॉट 46% शेयर एंड होलकर एंड सिंधिया गॉट 21% शेयर। देखिए, अब नॉर्थ इंडिया से जो चौथ या सरदेश मुखी वसूला जाता था उसमें जो पेशवा रखते थे वो 46% रखते थे और होलकर और सिंधिया कितना कितना रखते थे? 21-21%। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो राणोजी सिंधिया की जो डेथ हुई वो हुई शाहजहांपुर में। ठीक है, राणोजी सिंधिया की जो डेथ हुई वो कहां हुई? शाहजहांपुर में। ठीक, तो आपको राणोजी सिंधिया समझ में आए। ठीक, अब इसके बाद ठीक है, जो अगले राजा बनते हैं या जो अगले बात करें सिंधिया वंश के शासक बनते हैं, उनका नाम था जयप्पा राजे सिंधिया। क्या नाम था उनका? जयप्पा राजे सिंधिया। 1745 से लेकर के 1755 तक का इनका टेन्योर था। अब जयप्पा राजे सिंधिया की अगर हम बात करें तो ये क्या थे? पेशवा। ठीक है, और पेशवा थे, रिकॉग्नाइज्ड द सक्सेशन एंड ग्रांटेड हिम हिज फादर्स जागीर एंड सजनरम, अ पॉलिटिकल मेजर टू एंश्योर लॉयल्टी। देखिए, ये बेसिकली क्या थे? राणोजी सिंधिया के बेटे थे जयप्पा जे राजे सिंधिया। ठीक है, तो इनको पेशवा ने रिकॉग्नाइज किया एज अ सक्सेसर और इनको इनके फादर की क्या दी? जागीर दी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्होंने भी कुछ एफर्ट्स किए रेवेन्यू सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए। मतलब इन्होंने भी क्या लगाए थे? कुछ एफर्ट्स लगाए थे, जयप्पा राजे सिंधिया ने एफर्ट्स लगाए थे टू रिफॉर्म दी रेवेन्यू सिस्टम। इसके अलावा बात करें, ये बहुत पावरफुल रूलर हुआ करते थे मराठा के समय पे। इसी के कारण, जेलसी के कारण, ठीक है, देखिए जब कोई ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो कुछ लोगों को उनसे जलन होती है। तो इसी टाइम पर नागौर के एक राजा हुआ करते थे विजय सिंह। ठीक है, तो उस जलन में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे थे जयप्पा राजे सिंधिया, तो इसी कारण से जलन में आकर के राजा विजय सिंह जो नागौर के थे, इन्होंने क्या कर दिया? 1755 में इनकी हत्या कर दी। तो जयप्पा राजे सिंधिया की हत्या कर दी थी कब? 1755 में राजा विजय सिंह ने नागौर की। ठीक है, तो जयप्पा राजे सिंधिया इस तरीके से क्या हो गए? खत्म हो गए 1755 में। ठीक है, अब जयप्पा राजे सिंधिया के बाद अगले जो बनते हैं वो बनते हैं दत्ताजी सिंधिया। अगले राजा कौन बने? दत्ताजी सिंधिया। इनका टेन्योर भी बहुत छोटा रहा, 1755 से लेकर के 1760 तक रहा। अब दत्ताजी सिंधिया जो थे, ठीक है, अब ये क्या थे? उनके भाई थे। जयप्पा राजे सिंधिया के क्या थे? ये भाई थे। और दत्ताजी सिंधे ने रिटेलिएशन में अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए इन्होंने नागौर पर आक्रमण किया और विजय सिंह को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। ठीक है, मतलब विजय सिंह, चूंकि विजय सिंह ने इनके भाई को मारा था, तो दत्ताजी सिंधिया ने उसका बदला लिया और कहां पर अटैक किया? नागौर में अटैक करके और विजय सिंह को क्या कर दिया? हरा दिया। और उसके बाद फिर उससे एक ह्यूमिलिएटिंग, मतलब एक जो कहा जाए तो एक बहुत ही, कहा जाए तो एक तरीके से ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन कराई। ठीक है, और आगरा और कुछ पार्ट अजमेर का किस में मिला लिया? सिंधिया वंश में मिला लिया। ठीक है, मतलब आगरा का पार्ट और कुछ पार्ट अजमेर का किस में मिला लिया? दत्ताजी सिंधिया ने शिंदे वंश में मिला लिया, सिंधिया वंश में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बंगाल में भी इन्वेड करना चाहते थे और इन्होंने नजीब खान की मदद मांगी थी। मतलब कि इन्होंने क्या कहा था? नजीब खान से मदद मांगी थी कि भाई हमें बंगाल में इन्वेड करना है, लेकिन नजीब खान ने मना कर दिया था। इसी कारण से दत्ता जी ने क्या किया था? नजीब खान पर अटैक किया था। किस पर अटैक किया था? दत्ता जी ने नजीब खान पर। इसके अलावा बात करें तो 10 जनवरी 1760 को दत्ता जी ने एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था बैटल ऑफ शुक्रताल। ये आपको जितने भी बैटल्स हैं सारे याद रखने हैं। बैटल ऑफ शुक्रताल, ठीक है, ये हुआ था नजीबुद्दौला और दत्ताजी सिंधिया के बीच में। ठीक है, नजीब उद्दौला कौन थे? रोहिला सरदार हुआ करते थे ये। ठीक है, दत्ताजी सिंधिया का इनसे युद्ध हुआ था बैटल ऑफ शुक्रताल। ठीक है, और नजीबुद्दौला ने क्या कर दिया था? इनको मार दिया था यहाँ पर। ठीक है, तो दत्ताजी सिंधिया ने क्या किया था? इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, नजीबुद्दौला के खिलाफ,
और वहां पर क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। कौन सा युद्ध था? बैटल ऑफ शुक्रताल, शुक्रा ताल। क्लियर है? ठीक। तो ये थे दत्ताजी सिंधिया। इसके बाद अगले जो बने वो बने जानको जी सिंधिया। जानको जी सिंधिया का भी टेन्योर बहुत कम रहा, 1760 से लेकर के 1761 तक। सॉरी, जानको जी सिंधिया की अगर हम बात करें तो ये जयप्पा राजे सिंधिया के एल्डेस्ट सन थे, मतलब बड़े जो पुत्र थे उनके। कौन थे ये? जयप्पा जी सिंधिया के। ठीक है। और ये तीसरा पानीपत का जो युद्ध हुआ था मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, तो सिंधिया वंश की तरफ से जो गए थे वो जानको जी सिंधिया भी गए थे। ठीक है। इन्होंने भी तीसरे बैटल में पार्टिसिपेट किया था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है। लेकिन चूंकि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में चूंकि मराठाओं की बहुत बुरी हार हुई थी, तो उसमें इनकी भी क्या हो गई थी? शहादत हो गई थी। ठीक है। तो इनको भी क्या कर दिया था? जेल में डाल दिया गया था, और बाद में इनको 6 जनवरी 1761 को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। ठीक है। तो आपको याद रखना है, जानको जी सिंधिया भी वो शख्स थे जिन्होंने सिंधिया वंश की तरफ से मराठाओं के साथ तीसरे पानीपत के युद्ध में पार्टिसिपेट किया। ठीक है। तो मराठाओं के साथ जो युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली का तीसरे पानीपत के युद्ध में, तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे? जानको जी सिंधिया। लेकिन इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। अब इनके बाद जो अगले शासक बनते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है महाजी सिंधिया। ठीक है। ये बच गए थे, ये भी लड़ने गए थे, लेकिन ये किसी कारण से क्या हो गए थे? बच गए थे। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है महाजी सिंधिया। महाजी सिंधिया क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक तरीके से कहा जाए तो राणोजी सिंधिया या जयपी राजे सिंधिया के जितने भी बेटे थे, ठीक है, वो सब क्या हुए? उनमें से जो बचे थे सर्वाइविंग सन अगर हम बात करें तो वो कौन थे? राणोजी। ठीक है। राणोजी सिंधिया के सर्वाइविंग सन जो थे वो थे महाजी सिंधिया। और ये सिंधिया वंश के बहुत इंपॉर्टेंट शासकों में से। ठीक। तो अब अपन पढ़ते हैं महाजी सिंधिया के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि तीसरे पानीपत के युद्ध में 1761 में महाजी सिंधिया एक लौते थे जो बचे थे सिंधिया वंश से। बाकी सब क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी वहां पर उनकी। ठीक है। तो राणोजी सिंधिया के जो बचे हुए बेटे थे उनमें सिर्फ एक लौते बचे थे, महाजी सिंधिया। इसके अलावा बात करें तो तीसरे पानीपत के युद्ध से लौटने के बाद इनका जो सबसे पहला युद्ध हुआ वो हुआ लोकेंद्र सिंह जाट से। लोकेंद्र सिंह जाट कौन थे? गोहद के राजा थे। तो गोहद के एक राजा थे लोकेंद्र सिंह जाट। ठीक है। उनसे इन्होंने युद्ध किया महाजी सिंधिया ने, और 1765 में ग्वालियर का किला जो है वो उनसे लिया। ठीक है। तो ग्वालियर का जो किला था, ग्वालियर फोर्ट, ये इन्होंने किनसे जीता था? लोकेंद्र सिंह जाट से, जो कि गोहद के राजा थे। ठीक है। तो तीसरे पानीपत के युद्ध के लौटने के बाद 1765 में लोकेंद्र सिंह जाट को हरा करके गोहद के जो राजा थे इन्होंने ग्वालियर का किला हासिल किया। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने अपनी आर्मी को वेस्टर्न स्टाइल में तैयार करने के लिए एक फ्रेंच सोल्जर जिनका नाम था डी बोयने, इनको अपॉइंट किया था। ठीक है। देखिए उस टाइम पर जो यूरोपियंस की जो स्टाइल थी वो बहुत अलग थी, और उनकी आर्मी जो थी वो बड़ी सशक्त थी। तो इसीलिए वो अपनी आर्मी को वेस्टर्न स्टाइल में वो करने के लिए एक फ्रेंच सोल्जर को अपॉइंट किया गया था जिनका नाम था डी बॉयने। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो महाजी सिंधिया ने 1772 में, ये ईयर याद रखिएगा 1772। ठीक है। ये 1722 गलत लिखा है, ये होगा 1772। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए आपको याद होगा बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में अंग्रेजों के बीच में और शाह आलम सेकेंड। ठीक है। इसके अलावा दो और लोग भी थे। ठीक है, आप जानते हैं मीर कासिम। ठीक है। और इसके अलावा जो थे अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला। इन तीनों ने क्या किया था? युद्ध किया था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन अंग्रेज उस युद्ध में जीत गए थे। और उन्होंने क्या कर दिया था? शाह आलम सेकंड के साथ क्या करी थी? एक ट्रीटी करी थी, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, जिससे उनको सिर्फ इलाहाबाद में ही रहना था। ठीक है। अब महाजी सिंधिया ने उनको इलाहाबाद से फ्री कराया 1772 में। देखिए महाजी सिंधिया जो थे वो गए इलाहाबाद, उन्होंने वहां पर ब्रिटिश आर्मी को हराया, और वहां से शाह आलम टू को कहां लेकर के आए? वापस दिल्ली लेके आए और उनको वापस गद्दी पर बिठाया। ठीक है। क्योंकि देखिए उस टाइम पर भी मुगलों के शासक कौन थे? शाह आलम सेकेंड। लेकिन चूंकि वो अंग्रेजों से हार गए थे
तो ट्रीटी के कारण उनको इलाहाबाद में रहना पड़ा। अब इलाहाबाद से महाजी सिंधिया ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1772 में उनको वहां से आजाद कराया और उनको वापस से कहाँ बैठाया, दिल्ली की गद्दी पर। ठीक है, अब इस बात से खुश होकर के शाह आलम सेकंड ने महाजी सिंधिया को दो टाइटल दिए। ये टाइटल आपको याद रखना है, वकील उल मुतलक और दूसरा है अमीर उल उमारा। ये दो टाइटल आपको याद रखने हैं, वकील उल मुतलक और अमीर उल उमारा। ये दोनों टाइटल किसको दिए गए, महाजी सिंधिया को। किसने दिए, शाह आलम सेकंड ने। क्यों, क्योंकि शाह आलम सेकंड ने क्या किया था, उनको मतलब वहां से रिलीज कराया था महाजी सिंधिया ने। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो महाजी सिंधिया 12 भाई परिषद के भी सदस्य थे। अब आपको याद होगा थोड़ा सा अगर, तो मराठाओं में एक परिषद बना था 12 भाई परिषद। ये माधव नारायण राव को प्रोटेक्शन देने के लिए 12 भाई परिषद बनाई गई थी। देखिए, जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच, उस टाइम पर मराठाओं के जो पेशवा थे वो थे बालाजी बाजीराव। ठीक है, अब चूंकि 1761 के युद्ध में मराठा पराजित हो गए थे, तो उस गम में आकर के बालाजी बाजीराव की भी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ठीक है, अब उस टाइम पर बालाजी बाजीराव के भाई थे जिनका नाम था रघुनाथ राव। बालाजी बाजीराव के एक भाई थे जिनका नाम था रघुनाथ राव, मराठा की हिस्ट्री में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, तो उसमें क्या था कि बालाजी बाजीराव के जो भाई थे रघुनाथ राव, वो पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन उनको पेशवा ना बना करके माधव राव को पेशवा बनाया गया। ठीक है, और माधव राव की डेथ के बाद फिर उसके बाद वो उन्होंने फिर कोशिश करी रघुनाथ राव ने कि अब मैं पेशवा बन जाऊं, लेकिन उनकी जगह पर किसको बना दिया गया था, माधव नारायण राव को। माधव राव को मारने वाले कौन थे, रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ने क्या कर दिया था, माधव राव की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो इस बात का विरोध था कि भाई इस आदमी को तो पेशवा नहीं बनाया जा सकता, तो इसीलिए उनके बेटे को जो कि माइनर था माधव नारायण राव, उसको पेशवा बनाया गया और उनकी प्रोटेक्शन के लिए 12 भाई परिषद बनाई गई, जिसमें महाजी सिंधिया भी क्या थे, सदस्य थे उसके। ठीक है, तो 12 भाई परिषद आपको समझ में आया क्यों बनाई गई, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माधव नारायण राव। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहले एंग्लो मराठा युद्ध, देखिए पहला एंग्लो मराठा युद्ध कहां से कब तक हुआ था, 1775 से लेके 1782 तक। ठीक है, तो उसमें जो आखिरी ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है, ये किसने साइन करी थी, ये भी महाजी सिंधिया ने ही साइन करी। ठीक है, तो 1782 में जब पहला एंग्लो मराठा युद्ध खत्म हुआ, ठीक है, तो अंग्रेजों के साथ जो सालबाई की ट्रीटी साइन करी गई थी, वो किसने करी थी, महाजी सिंधिया। इसके अलावा बात करें तो अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ सालबाई, महाजी सिंधिया was considered an independent ruler and western areas of Yamuna were given to Sindhyas and the southern areas of Yamuna were given to Peshwa। देखिए, महाजी सिंधिया ने उनको एक इंडिपेंडेंट रूलर कंसीडर किया गया सालबाई की उस पे, और जो यमुना का पश्चिमी एरिया था वो सिंधियाओं को दे दिया गया, और जो यमुना का दक्षिणी एरिया था वो किनको दे दिया गया, पेशवा को दे दिया गया, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ सालबाई। इसके अलावा बात करें तो उस टाइम पर देखिए अफगानिस्तान का जो रूलर था, मैंने आपको बताया था दुर्रानी वंश का था अहमद शाह अब्दाली, जिनके साथ तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक, जिसमें मराठा हार गए थे। ठीक है, तो मराठाओं के मन में ये चीज थी कि इन्होंने हमको हराया है, ठीक है, तो इनसे बदला तो लेना। ठीक है, तो उस टाइम पर जो अहमद शाह अब्दाली थे दुर्रानी साम्राज्य के, ठीक है, उनका बेटा हुआ करता था तैमूर शाह। ठीक है, तो उनका बेटा हुआ करता था तैमूर शाह दुर्रानी। ठीक है, तो इसकी आर्मी को डिफीट किया था किसने, महाजी सिंधिया ने। तो महाजी सिंधिया अफगानिस्तान गए थे और वहां पर इनकी आर्मी को हराया तैमूर शाह दुर्रानी को। एक, अब देखिए उस टाइम पर मैंने आपको बताया था दुर्रानी शासक जो हुआ करते थे ये लोग लुटेरे हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया था, हमारे मंदिरों से बहुत सारी चीजें क्या करी थी, सोना चांदी जवाहरात लूटे थे। ठीक है, तो जब इन्होंने महाजी सिंधिया ने इनको हराया तैमूर शाह दुर्रानी को, ठीक है, तो वहां से 3 चांदी के दरवाजे लेकर के आए थे जो सोमनाथ टेम्पल से चुराए गए। मतलब जब इन्होंने सोमनाथ टेम्पल पर आक्रमण किया था तो वहां से 3 चांदी के दरवाजे क्या कर गए थे, ये
ले गए थे, दुर्रानी साम्राज्य, अहमद शाह अब्दाली। जब तैमूर शाह को उन्होंने हराया तो उसके बाद वो तीनों चांदी के दरवाजे वो लेकर के आए और उनको महाकालेश्वर और गोपाल टेम्पल जो उज्जैन में है वहां पर क्या किया गया, लगवाया गया। ठीक है, तो तीनों जो चांदी के दरवाजे थे उनको सोमनाथ टेम्पल से जो चुराए गए थे उनको वापस लिया गया और महाकालेश्वर और गोपाल टेम्पल उज्जैन में रखवाया गया। इसके अलावा बात करें तो महादजी सिंधिया ने एक रोहिला आर्मी के चीफ थे गुलाम कादिर, इनको भी 1786 में हरा करके शाह आलम टू को वापस पावर में लाया। तो महादजी सिंधिया ने एक रोहिला आर्मी के जो लेड कर रहे थे गुलाम कादिर, उनको भी 1786 में हराया। ठीक है, और शाह आलम टू को क्या किया, वापस पावर में लाया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महादजी सिंधिया की अगर हम बात करें तो इनका एक युद्ध हुआ था होलकरों के साथ। ठीक है, और होलकर में भी कौन थे, तुकीजीराव होलकर। अभी हम होलकर पढ़ाएंगे आगे। ठीक है, होलकर भी एक वंश था, मराठाओं का ही था, जिसका राजधानी इंदौर हुआ करती थी। ठीक है, तो महादजी शिंदे जो थे, ठीक है, इनका एक युद्ध हुआ था लखेरी का युद्ध 1793 में। 1793 में क्या युद्ध हुआ था, लखेरी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो लखेरी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था तुकुजीराव होलकर के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट हुआ था, तुकुजीराव होलकर। लखेरी कौन सी जगह है, राजस्थान में। लखेरी कौन सी जगह है, राजस्थान में। देखिए महादजी सिंधिया क्या थे, एक कैंपेन के लिए गए थे। ठीक है, तो उस टाइम पर जो इंदौर में जो होलकर वंश था उनकी संस्थापिका या उनकी रानी कौन थी, अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, तो महादजी सिंधिया को सपोर्ट करने के लिए अहिल्याबाई होलकर ने अपनी आर्मी को राजस्थान भेजा था कैंपेनिंग में, और उसी आर्मी को लीड कर रहे थे तुकुजीराव होलकर। तुकुजीराव होलकर। ठीक है, तो अहिल्याबाई ने नाना फडणवीस को भी रिक्वेस्ट करी थी कि तुकुजीराव होलकर को राजस्थान भेजा जाए ताकि वो महादजी सिंधिया की क्या कर सके, मदद कर सके। तो महादजी के असिस्टेंस के लिए नाना फडणवीस को रिक्वेस्ट करी गई थी कि तुकुजीराव होलकर को राजस्थान भेजा जाए। ठीक है, अब यहीं से क्या हो गया, धीरे धीरे दोनों में महादजी सिंधिया और तुकुजीराव होलकर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या होने लगे, डिफरेंसेस आने लगे। अब ये क्या था, तो तुकुजीराव होलकर जब 1788 में राजस्थान पहुंचे, ठीक है, एंड अली बहादुर इन अक्टूबर 1788 टू हेल्प महादजी। तो अली बहादुर और तुकुजीराव होलकर दोनों राजस्थान पहुंच गए 1788 में महादजी की हेल्प करने के लिए। लेकिन चूंकि महादजी की पोजीशन और नॉर्थ में क्या हो रही थी, स्ट्रांग हो रही थी, और उन्होंने गुलाम कादिर को भी कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, और उनको एक तरीके से मतलब एक तरीके से कहा गया कि महादजी सिंधिया को भड़काया गया, क्योंकि महादजी सिंधिया की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी नॉर्थ में। ठीक है, और गुलाम कादिर पर भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। तो क्या हो रहा था कि उनको यह भड़काया गया कि नाना फडणवीस जो हैं वो तुकुजीराव होलकर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मतलब कि तुकुजीराव होलकर को क्या दे रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो महादजी शिंदे को ये लगा कि यार युद्ध मैं जीत रहा हूँ, अपनी ताकत से जीत रहा हूँ, लेकिन क्रेडिट किसको मिल रहा है, तुकुजीराव होलकर को। ठीक है, तो यहां से दोनों के बीच में क्या होने लगे, डिफरेंसेस आने लगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो असीरगढ़ की जो किला था वो भी किसको मिल गया था, महादजी शिंदे को। इस बात से क्या हो गया, तुकुजीराव होलकर परेशान हो गए कि भाई इनको क्यों दे दिया गया। तो इस तरीके से क्या होने लगे, तुकुजीराव होलकर और महादजी शिंदे में डिफरेंसेस बढ़ने लगे। अब जब डिफरेंसेस बढ़ने लगे, ठीक है, और व्हेन द ऑर्डर केम फ्रॉम पुणे दरबार टू गो ऑन अ कैंपेन अगेंस्ट हैदर अली। देखिए हैदर अली का अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था और अंग्रेजों ने उस टाइम पर मराठाओं के साथ क्या कर ली थी, ट्रीटी कर ली थी। तो मराठाओं की तरफ से पूना दरबार से ये ऑर्डर आया गया कि हैदर अली को क्या किया जाए, अगेंस्ट कैंपेन में आपको जाना है। लेकिन तुकुजी राव ने एक कंडीशन रख दी कि अगर महादजी शिंदे वहां जाएंगे तो मैं हैदर अली के अगेंस्ट में नहीं जाऊंगा। मतलब तुकुजी राव होलकर ने क्या कहा, अपनी तरफ से कह दिया कि अगर महादजी शिंदे जाएंगे, ठीक है, तो हम वहां नहीं जाएंगे। जिसके कारण तुकुजी राव होलकर और नाना फडणवीस के बीच में भी वो टेंशन बढ़ने लगा कि भाई हमने पुणे दरबार से ऑर्डर दिया है और आप हमारे ऑर्डर को मना कर रहे हो। क्लियर, तो इस कारण से क्या हुआ
तुकोजीराव होलकर और नाना फडणवीस के बीच में भी क्या होने लगा, टेंशन इंक्रीज होने लगा। अब ये टेंशन इतना बढ़ गया कि अंततः फिर लखेरी का युद्ध हुआ राजस्थान में 1793 में, ठीक है। और इस लखेरी के युद्ध में तुकोजीराव होलकर को हरा दिया किसने, महादजी सिंधिया। किसने हरा दिया, महादजी सिंधिया ने। और तुकोजीराव होलकर कौन थे, अहिल्याबाई होलकर के कमांडर थे, ठीक है। तो इसीलिए इसको महादजी सिंधिया ने, चूंकि महादजी सिंधिया को बुरा लग रहा था, चूंकि सब मराठा मराठा थे, एक ही उसके थे, लेकिन आपस में लड़ना पड़ा लखेरी का युद्ध, तो इसीलिए इस डे को या इस दिन को, जिस दिन उन्होंने हराया, इसको ब्लैक डे कहा है। क्या बोला गया, ब्लैक डे। तो महादजी सिंधिया ने बैटल ऑफ लखेरी को क्या कहा गया, ब्लैक डे कहा, ठीक है। और ये राजस्थान में हुआ था। और इस युद्ध के बाद तुकोजी राव जब वापस लौटे तो अहिल्याबाई होलकर ने भी उनके ऊपर गुस्सा दिखाया कि आपने जो किया वो गलत किया, ठीक है। आपको पूना दरबार की जो ऑर्डर था उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो she was satisfied on receiving the news of reconciliation between the two sides, but it was a temporary reconciliation। देखिए वो सेटिस्फाई हो गई, उसके बाद फिर आपस में बातचीत कर ली गई, सारे मसलों का समाधान हो गया, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें, अली बहादुर को वापस से कहां भेजा गया, बुंदेलखंड भेजा गया बाय नाना फडणवीस फॉर मीडिएशन, बट महादजी's कंप्लेंट रिमेन द सेम। मतलब अली बहादुर को कहां भेजा गया, बुंदेलखंड भेजा गया कि भाई सिंधियाओं और होलकरों के बीच में जो टेंशन हो गई है उसको कम किया जाए। इसके अलावा बात करें तो अब चूंकि महादजी सिंधिया का कोई बेटा नहीं था, ठीक है, उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था बाला, ठीक है। महादजी सिंधिया जो थे इनकी कोई बेटी नहीं थी, इनका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक ही बेटी थी जिनका नाम था बाला, ठीक है। तो बाद में महादजी सिंधिया ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, जो किसका बच्चा था, आनंद राव का, जिसका नाम था दौलत राव, ठीक है। और उसी को सिंधिया डायनेस्टी का महाराजा घोषित कर दिया। तो महादजी सिंधिया के बाद उन्होंने आनंद राव के बेटे दौलत राव को, ठीक है, अगला राजा बनाया, ठीक है। और नया महाराज बनाया किसका, सिंधिया वंश का, ठीक है। तो महादजी सिंधिया के बाद जो अगले राजा बने वो बने दौलत राव सिंधिया, ठीक है। और दौलत राव सिंधिया कौन थे, आनंद राव के बेटे थे, मतलब महादजी सिंधिया के अडॉप्टेड सन थे, इनको अडॉप्ट किया था और उसके बाद फिर इनको क्या बनाया गया था, महाराज बनाया गया। तो जो अगले सिंधिया वंश के राजा बनते हैं वो बनते हैं महाराजा, वो है दौलत राव सिंधिया, ठीक है। इनका टेन्योर था 1794 से लेकर के 1827 तक। देखिए सिंधिया वंश में अगर हम बात करें तो ये काफी कमजोर शासक माने जाते थे, क्लियर। काफी ज्यादा कमजोर शासक ये माने जाते थे। अब हम देखेंगे कि किन कारणों से इनको कमजोर माना जाता था, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे दौलत राव सिंधिया के बारे में। तो दौलत राव सिंधिया की अगर हम बात करें तो इनके फादर का नाम था आनंद राव, ठीक है। इसके अलावा एक राइटर थे स्लीमैन, जिन्होंने दौलत राव को क्या माना था, सबसे अनवर्थी सक्सेसर ऑफ महादजी सिंधिया। मतलब कि जो किसी, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो उस काबिल ही नहीं था कि ये उसको महाराज बनाया जा सके, तो इसको अनवर्दी सक्सेसर कहा गया था महादजी सिंधिया ने। अब इनको क्यों कहा गया, इन्होंने सबसे पहले तो कूर दरला का युद्ध लड़ा था टू गेट चौथ फ्रॉम द निजाम ऑफ हैदराबाद। देखिए हैदराबाद के जो निजाम थे, देखिए मराठे क्या हुआ करते थे, सभी से चौथ वसूल किया करते थे। तो निजाम जो थे हैदराबाद के, उनसे चौथ वसूल करने के लिए इन्होंने एक युद्ध लड़ा, कुंडारला का युद्ध, बैटल ऑफ कुंडारला, कुडारला, ठीक है। जिसमें इन्होंने निजाम की आर्मी को हराया, कब, 12 मार्च 1794। तो आपको याद रखना है बैटल ऑफ कुंडारला किसके किसके बीच हुआ था, दौलत राव सिंधिया एंड निजाम ऑफ हैदराबाद। इसके अलावा बात करें तो शिंदे सेंड 15 disciplined troops across the Narmada against the British. Ambaji Ingle, who was Shinde's representative Subedar for Malwa region and Agra region, was given the responsibility of the army. General Lake defeated Ingle's army at Laswadi, 22 miles from Bharatpur. Shinde's 71 campaigns were seized by the British. यही था बैटल ऑफ लासवाड़ी। देखिए दौलत राव सिंधिया ने अपने 15 डिसिप्लिन ट्रूप्स भेजे थे नर्मदा के ऊपर, अक्रॉस नर्मदा, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इसका नेतृत्व किसने किया था, अंबाजी इंगले ने।
ठीक है। और अंबाजी इंगले की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आर्मी को वो करने की, लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको हार मिली। जनरल लेक जो थे उन्होंने क्या कर दिया, इंग्लैंड को हरा दिया था लासवाड़ी में। तो लासवाड़ी का युद्ध याद रखना है किसके किसके बीच हुआ, अंग्रेज और दौलत राव सिंधिया के बीच। इसके अलावा बात करें तो इन्हीं के समय में सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, आप याद करिए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805। तो उस टाइम पर सिंधिया वंश के जो शासक थे वो कौन थे, दौलत राव सिंधिया। ठीक है, याद रखना। पहले के समय में कौन थे, महादजी सिंधिया, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में। दूसरे में कौन बने, दौलत राव सिंधिया। और इन्होंने ही सुरजी अर्जन गांव की संधि साइन करी थी लॉर्ड वेलेस्ली से। लॉर्ड वेलेस्ली से क्या किया था, ट्रीटी साइन करी थी सुरजी अर्जन गांव की संधि। ये किसने साइन करा था, दौलत राव सिंधिया। इसके अलावा बात करें तो 1810 में मैंने आपको बताया था 1731 से लेकर के 1810 तक, ठीक है, सॉरी वहां 1801 लिखा था, उसको 1810 कर लीजिएगा। 1810 तक उज्जैन सिंधिया वंश की राजधानी हुआ करती थी। तो सिंधिया वंश की राजधानी को उज्जैन से ग्वालियर शिफ्ट करने वाले कौन थे, दौलत राव सिंधिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिंधिया वंश की राजधानी ग्वालियर शिफ्ट करने वाले कौन थे, दौलत राव सिंधिया। क्लियर, कब किया था, 1810। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1817 में तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। आपको याद होगा 1817 से लेकर के 1818 तक के बीच में थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध हुआ। और इसके बाद जो सिंधिया वंश ने ट्रीटी साइन करी उसके तहत अब सिंधिया वंश क्या बन गया, सब्सिडरी अलायंस बन गया ब्रिटिशर्स का। क्या बन गई, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी किसने करी, ग्वालियर की संधि, ये भी किसने करी थी, दौलत राव सिंधिया। ठीक है, और इसी सिंधिया के इसी उसके तहत जो पिंडारी हुआ करते थे उनको सप्रेस करने का काम किया गया इसी ट्रीटी के तहत। ठीक है, पिंडारीज मैं बताऊंगा जब मराठास पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि पिंडारीज कौन थे। ठीक है, तो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध के भी साइन करने वाले ट्रीटी में कौन थे, दौलत राव सिंधिया। और दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध जिसमें ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी उसके टाइम भी ग्वालियर के शासक कौन थे, दौलत राव सिंधिया। क्लियर, और उनकी इसी कारणों से, क्योंकि हर टाइम ये अंग्रेजों के सामने झुक जाते थे, इसी कारण से, ठीक है, इनके एक कोर्ट पोएट भी थे पद्माकर, जिन्होंने कंपोज करा था अलीजा प्रकाश। ठीक है, तो अलीजा प्रकाश किसने कंपोज किया था, पद्माकर। ये किसके कोर्ट पोएट थे, दौलत राव सिंधिया के। और चूंकि इन्होंने अंग्रेजों के आगे घुटने टेक दिए थे, इसी कारण से इनकी जो वाइफ थी बैजाबाई, वो इनको कायर बोले। उन्होंने इनको क्या बोला था, कायर। दौलत राव सिंधिया को क्या बोला था, कायर। किसकी, इनकी वाइफ ने जिनका नाम था बैजाबाई। ठीक है, अब इसके बाद दौलत राव सिंधिया, ठीक है, ठीक है, दौलत राव सिंधिया की डेथ के बाद अगर हम बात करें तो चूंकि इनका जो सक्सेसर थे, ठीक है, दौलत राव सिंधिया के जो, ठीक है, इनका भी कोई बेटा नहीं था। ठीक है, फिर लेकिन उसके बाद जानको देखिए, जैसे जैसे अगर हम बात करें महादजी सिंधिया का कोई बेटा नहीं था, वैसे दौलत राव सिंधिया का भी कोई बेटा नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या किया था, बाद में जानको जी सिंधिया को अडॉप्ट किया और जानको जी सिंधिया को अपना सक्सेसर बनाया। लेकिन चूंकि जानको जी सिंधिया जो थे वो छोटे थे, तो इसीलिए उनकी संरक्षिका बनकर के किसने शासन किया, बैजाबाई सिंधिया। ठीक है, तो बैजाबाई सिंधिया क्या थी, सिर्फ और सिर्फ उनकी संरक्षिका थी। देखिए पहले के समय में क्या हुआ करता था, डायनेस्टीज में जो माइनर हुआ करते थे, जैसे किसी के राजा की जल्दी डेथ हो गई तो उनका बच्चा अभी छोटा है, तो क्या किया करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वो एक रीजेंसी काउंसिल बनाया करती थी, काउंसिल ऑफ रीजेंसी। हम पढ़ेंगे आगे इसको, काउंसिल ऑफ रीजेंसी बनाया करती थी, जिसके तहत वो क्या करते थे, एक टीम बनाते थे और उस टीम को लीड करती थी जो उसकी माता जी हुआ करती थी, मदर हुआ करती थी। ठीक है, उस मतलब जो भी भावी राजा बनना है, चूंकि वो अभी माइनर है तो वो साम्राज्य तो संभाल नहीं सकता, तो साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए क्या बनाई जाती थी, काउंसिल ऑफ रीजेंसी। ठीक है, और उनको हेड कौन करता था, उनकी मदर। तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ, दौलत राव सिंधिया की मृत्यु के बाद चूंकि जानको जी जो थे वो माइनर थे, ठीक है, तो इसीलिए उनकी जगह पर किसको बनाया गया, बैजाबाई सिंधिया को उनकी संरक्षिका बनाया गया।
अब बैजाबाई सिंधिया की अगर हम बात करें तो ये वाइफ थी दौलत राव सिंधिया की। इसके अलावा बात करें दौलत राव सिंधिया की डेथ के बाद जानको जी को उनका सक्सेसर माना गया, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। और दौलत राव सिंधिया की वाइफ जो थी बैजाबाई, वो उनकी संरक्षिका के रूप में काम कर रही थी। ठीक है। अब बैजाबाई ने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अपने हाथ में ले लिए। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने मक्ता सिस्टम को खत्म किया। मक्ता सिस्टम बेसिकली क्या था कि जो पावरफुल लोग थे, ठीक है, जितने भी पावरफुल लोग थे, वो क्या करते थे, मक्ता वसूला करते थे आम लोगों से। मतलब आम लोगों से कुछ मक्ता या कुछ पैसा वसूला करते थे जो पावरफुल लोग थे। तो उसको खत्म किसने किया था, बैजाबाई ने। अब चूंकि बैजाबाई सिंधिया जो थी, ये अंग्रेजों के बहुत खिलाफ थी। मतलब इन्होंने 1857 की क्रांति में भी अंग्रेजों का पुरजोर तरीके से विरोध किया था, और लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे का बहुत अच्छे से साथ दिया था। इसलिए अंग्रेज भी क्या हुए थे, इनसे चिड़े हुए थे। ठीक है। तो बैजाबाई शिंदे की बात करें, इन्होंने ऑर्थरल वेलेस्ली को हराया बैटल ऑफ अस्सई में। तो ये अस्सई का युद्ध याद रखना है, किसके किसके बीच हुआ था, बैजाबाई सिंधिया के बीच में और ऑर्थरल वेलेस्ली के बीच में। इसमें बैजाबाई ने किसको हरा दिया था, ऑर्थरल वेलेस्ली को। ठीक है। तो इस युद्ध में उनको हराया। ठीक है। इसके अलावा बात करें, राज्य छिन जाने के बावजूद बैजा भाई ने क्या किया था, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की 1857 में खूब मदद करी थी। ठीक है। देखिए बैजा भाई क्या थी, चूंकि संरक्षिका थी, सारी पावर उन्होंने अपने हाथ में ले ली थी। ठीक है। इसका इसकी दिक्कत जानको जी सिंधिया को बहुत ज्यादा हो रही थी, क्योंकि मदर क्या हो रही है, बहुत ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। तो जानको जी सिंधिया ने अपने आप को फ्री करने के लिए, ठीक है, जानको जी ने अपने आप को फ्री करने के लिए इनको ब्रिटिश रेसिडेंसी से हटाया गया, बैजाबाई को। और चूंकि अंग्रेज भी इनको हटाना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों की सबसे ज्यादा दुश्मन यही थी और सबसे ज्यादा नुकसान अंग्रेजों को इन्होंने पहुंचाया था। ठीक है। तो साम्राज्य चले जाने के बावजूद बैजाबाई ने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे का खूब साथ दिया। अब इसके बाद जो राजा बने, जो कि वास्तविक में राजा थे, वो थे जयाजी राव सिंधिया। अब जानको जी सिंधिया की अगर हम बात करें, चूंकि मैंने आपको बताया जानको जी सिंधे थे, लेकिन जानको जी के बारे में ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है। जानको जी की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। पहले उन्होंने क्या किया, बैजाबाई अपनी जो माता जी थी उनको रिजेंसी से हटवाया, खुद सारा साम्राज्य पे कंट्रोल किया। अब चूंकि जानको जी की डेथ जल्दी हो गई, ठीक है, तो उनकी एक विधवा थी ताराबाई। उनकी एक विधवा थी ताराबाई। ठीक है। और इन्होंने ही क्या किया, एक लड़के को अडॉप्ट किया जिसका नाम था जयाजी राव सिंधिया। ठीक है। जयाजी राव सिंधिया। ठीक है। इनको अडॉप्ट किया। और एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रही थी, ताराबाई। ठीक है। तो इसके बाद जो अगले शासक बने, देखिए, बैजाबाई शिंदे के बाद बने जानको जी सिंधिया, और जानको जी सिंधिया के बाद बने जयाजी राव सिंधिया। क्योंकि जानको जी में ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, क्योंकि वो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाए। तो अब हम पढ़ेंगे जयाजी राव सिंधिया के बारे में। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था महाजी सिंधिया इंपॉर्टेंट थे, वैसे ही जयाजी राव सिंधिया भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्योंकि इन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस टाइम पर सिंधिया वंश के जो शासक थे वो थे जयाजी राव सिंधिया। ये आपको याद रखना। और इन्होंने अंग्रेजों का पुरजोर साथ दिया था। ठीक है। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है। आप देखते हैं इसमें। ठीक है। तो जयाजी राव सिंधिया की अगर हम बात करें, तो जानको जी राव सिंधिया की डेथ के बाद जयाजी राव सिंधिया जो है वो राजा बने। और इनका ओरिजिनल नेम था भागीरथ राव। याद रखिएगा, इनका ओरिजिनल नेम क्या था, भागीरथ राव। इसके अलावा बात करें तो जयाजी राव सिंधिया जो थे, वो उस टाइम पर ग्वालियर या हम कहें सिंधिया वंश के शासक थे, जिस टाइम पर 1857 की क्रांति हुई थी। ये मैंने आपको बताया। तो आपको ये याद रखना है, जयाजी राव सिंधिया सिंधिया वंश के संस्थापक कब थे, जब 1857 की क्रांति हुई थी। और लक्ष्मीबाई ने जयाजी राव सिंधिया से ही अर्ज किया था कि वो सपोर्ट करें उनको, लेकिन जयाजी राव सिंधिया ने इसको रिफ्यूज कर दिया था कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन इनके मना करने के बावजूद जो ग्वालियर की आर्मी थी, मतलब जो इनकी सेना थी, वो क्या कर रही थी, पूरी तरीके से लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब को सपोर्ट कर रही थी। ठीक है। तो जो ग्वालियर की आर्मी थी वो क्या कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, लेकिन राजा सपोर्ट नहीं कर रहा था।
अब जयाजी राव सिंधिया को ये लगा कि यार हमारे यहाँ से तो पूरा साम्राज्य चला जाएगा, ठीक, क्योंकि भाई इनकी आर्मी इनके अगेंस्ट हो गई है। तब जयाजी राव सिंधिया किनके पास गए? अंग्रेजों के पास, ठीक है। और अंग्रेजों की उस टाइम पर छावनी हुआ करती थी आगरा में, जो कंटेनमेंट एरिया, आज भी आगरा में आप जाके देखेंगे तो कंटेनमेंट एरिया बहुत बड़ा है। तो वो अंग्रेजों के जमाने से उनका कंटेनमेंट एरिया हुआ करता था। तो जयाजी राव सिंधिया कहाँ चले गए? आगरा चले गए, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश। और उसके बाद जब 1857 की क्रांति खत्म हुई, रानी लक्ष्मीबाई या सारे लोग खत्म हुए, सारी क्रांति खत्म हो गई, उसके बाद वापस से जयाजी राव सिंधिया कहाँ बैठ गए? सत्ता की कुर्सी पर बैठ गए। अब इसी टाइम पर देखिए, जयाजी राव सिंधिया तो भाग गए थे, ठीक है। अब जयाजी राव सिंधिया के एक खजांची हुआ करते थे जिनका नाम था अमरचंद वांतिया। ये आपको याद रखना है, इनके ट्रेजरार हुआ करते थे अमरचंद वांथिया। ये ट्रेजरार हुआ करते थे किसके? इनके सिंधियाओं के, मतलब उनका खजांची मतलब ट्रेजरार मतलब इनकी तिजोरी उनके हाथ में। अब चूंकि उस टाइम पर ये भी किसको सपोर्ट कर रहे थे? लक्ष्मीबाई को सपोर्ट कर रहे थे। तो उस टाइम पर इन्होंने सिंधिया का जितना भी खजाना था सब खोल दिया था लक्ष्मीबाई के लिए, अमरचंद वांथिया ने। अब जाहिर सी बात है, लक्ष्मीबाई के खत्म होने जाने के बाद अब इनसे बदला लिया जाएगा, जयाजी राव सिंधिया, कि भाई आपने हमारा खजाना कैसे खोल दिया, ठीक। तो बेसिकली 1857 के रेवोल्यूशन में जयाजी राव सिंधिया के एक ट्रेजरार थे अमरचंद वांथिया, जिन्होंने ट्रेजरी को ओपन कर दिया फॉर लक्ष्मीबाई, ठीक है। अब 1857 की जब क्रांति खत्म हुई, तब इनको क्या किया गया? इसकी सजा दी गई कि भाई आपने खजाना क्यों खोला। तो इनको क्या किया गया था? नीम के पेड़ से लटका के मार दिया गया, ठीक है। तो सराफा बाजार में अगर हम बात करें, ग्वालियर में है सराफा बाजार, ठीक है। तो वहीं पर एक नीम का पेड़ हुआ करता था जिससे इनको फांसी पर क्या कर दिया गया था? टांग दिया गया था, अमरचंद वांतिया को। समझ में आया? ठीक। तो जयाजी राव सिंधिया ने इस तरीके से अंग्रेजों का साथ दिया। अब देखिए, जयाजी राव सिंधिया ने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस भी दिए। जैसे अगर हम बात करें तो इन्होंने 1872 में 75 लाख रुपए दिए थे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवेज को, आगरा ग्वालियर रेलवे लाइन बनाने के लिए। देखिए उस टाइम पर आप याद करें, रेलवेकरण का काम बहुत ज्यादा चल रहा था अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने बहुत सारा रेलवे लाइन बिछाई थी, ठीक है। तो उसी टाइम पर एक कंपनी थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, उनको 75 लाख रुपए दिए थे किसने? जयाजी राव सिंधिया ने। इसके अलावा 1873 में इन्होंने सेम अमाउंट राजपूताना मालवा रेलवे को दिया था इंदौर नीमच लाइन बनाने के लिए, ठीक है। तो मतलब इनका कंट्रीब्यूशन रेलवे सेक्टर्स में भी था, जयाजी राव सिंधिया का। इन्होंने रेलवेज के लिए क्या दिए थे? काफी सारे पैसे दिए थे, ठीक। इसके अलावा इन्होंने कई सारी चीजें भी बनाई। जैसे अगर हम बात करें तो इन्होंने मोती महल बनवाया, ग्वालियर में जो जय विलास पैलेस है वो बनवाया, कंपू कोटरी, विक्टोरिया भवन, गोरकी गेट, डूफरिन सराय, कमला राज भवन ग्वालियर में, विक्टोरिया कॉलेज जो उज्जैन में है इसको बनवाया। तो ये सारे कंस्ट्रक्शन के काम किसने कराए? जयाजी राव सिंधिया ने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने कोतेश्वर का टेम्पल भी बनवाया। इन्होंने वापस से रीबिल्ड क्या करवाया? कोतेश्वर का टेम्पल। और इन्होंने 69 शिवा टेम्पल्स पूरे राज्य में बनवाए, इन दी एंटायर स्टेट। किसने? जयाजी राव सिंधिया ने, ठीक। समझ में आया आपको? ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने 15 लाख रुपए और दिए थे ग्वालियर के किले की दीवारों के रिकंस्ट्रक्शन के लिए। उसमें मान मंदिर, गुजरी महल और जौहर कुंड, इसको बनाने के लिए 15 लाख रुपए और दिए थे। तो इन्होंने काफी सारा कंट्रीब्यूशन किया था जयाजी राव सिंधिया ने। बस आपको ये याद रखना है, 1857 की क्रांति के समय सिंधिया वंश के शासक कौन थे? जयाजी राव सिंधिया। इसके बाद जो अगले शासक बने वो बने माधवराव सिंधिया, ठीक है। देखिए माधवराव सिंधिया की बात करें तो इनको सर की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ सर। इनको सर की उपाधि किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो माधवराव सिंधिया ने शिवपुरी को समर कैपिटल बनाई थी। देखिए चूंकि उस टाइम पर नॉर्थन रीजन में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती थी, तो समर के टाइम पर शिवपुरी का जो वातावरण है वो थोड़ा सा क्या है? ठंडा है। तो इसीलिए माधवराव सिंधिया ने शिवपुरी को समर कैपिटल बनाई,
कौन सी कैपिटल बनाई थी? समर कैपिटल किसको बनाई थी? शिवपुरी को। ठीक है, तो याद रखिएगा माधवराव सिंधिया ने। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने माधव विलास पैलेस बनवाया, ग्राउंड होटल बनवाया, जॉर्ज कैसल भवन बनवाया, ठीक है, लिंक क्लब, ये सब कहाँ बनवाया इन्होंने? शिवपुरी में। ठीक है, देखिए जॉर्ज कैसल भवन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। जॉर्ज कैसल भवन जो है ये शिवपुरी में बनवाया गया। ये आज जो माधव नेशनल पार्क है उसके अंदर है, माधव नेशनल पार्क के अंदर। और ये भवन जो बनवाया गया था ये जॉर्ज किंग जॉर्ज 5 के लिए बनवाया गया था। उनको शिकार करने आना था, इसके कारण उनके उपलक्ष्य में ये भवन बनवाया गया था शिवपुरी में। ठीक है, ये किसने बनवाया था? माधवराव सिंधिया। इसके अलावा बात करें तो ग्वालियर का मेला, ग्वालियर मेला देखिए आज की डेट में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला जो होता है वो होता है ग्वालियर मेला। ये ग्वालियर में हर साल लगवाया जाता है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा व्यापारिक मेला होता है, बिजनेस, ठीक है, मेला। और इस मेले की शुरुआत करी थी माधवराव सिंधिया। ठीक है, तो माधवराव सिंधिया ने 1905 में, ठीक है, किसकी शुरुआत करी थी? ग्वालियर के मेले की। और इसके अलावा आप याद करिए तानसेन समारोह। ठीक है, तो तानसेन समारोह की शुरुआत भी 1924-25 में किसके द्वारा करी गई थी? माधवराव के द्वारा। तो माधवराव सिंधिया के टाइम पर तीन चीजें हुई सबसे इंपॉर्टेंट। एक तो शिवपुरी को समर कैपिटल बनाया गया, माधव विलास भवन और जॉर्ज कैसल भवन इन्होंने बनवाया। इसके अलावा ग्वालियर मेला लगवाया और तानसेन का समारोह करवाया गया। कहां पर? ग्वालियर में। तो तब से तानसेन समारोह जो है हर साल होता है। और ये शुरुआत किसने करी थी? माधवराव सिंधिया। क्लियर हुआ? तो माधवराव सिंधिया क्लियर हुए। इसके बाद सिंधिया वंश के आखिरी राजा आते हैं जियाजी जीवाजी राव सिंधिया। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले शासक और आखिरी शासक, इनके नाम याद रखना बहुत जरूरी है। संस्थापक कौन थे? राणोजी शिंदे। लास्ट शासक कौन थे? जीवाजी राव सिंधिया। ठीक है, यही जीवाजी राव सिंधिया थे जिन्होंने आजादी के बाद 1948 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया और अपने आप को भारत संघ में शामिल कर लिया। ठीक है, उस टाइम पर सिंधिया वंश के राजा कौन थे? जीवाजी राव सिंधिया। ठीक, तो जीवाजी राव सिंधिया की अगर हम बात करें तो ये सबसे आखिरी सिंधिया रूलर थे। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने भी मोती महल बनवाया था। इसके अलावा बात करें तो 23 अप्रैल 1948 को जीवाजी राव ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए और ग्वालियर स्टेट को, प्रिंसली स्टेट जो था, उसको किसमें शामिल किया? भारतीय संघ में शामिल। इंडिपेंडेंस के टाइम पर जीवाजी राव ही जो थे वो मध्य भारत के क्या बनाए गए? हेड बनाए गए। ठीक है, जब इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया गया तो मध्य भारत का जो हेड बनाया गया वो किसको बनाया गया? जीवाजी राव सिंधिया। ठीक है, अब ये भी चूंकि जीवाजी राव सिंधिया जब बने थे तब काफी यंग एज के थे, तो इनके लिए भी काउंसिल ऑफ रीजेंसी बनाई गई थी। मैंने आपको बताया था काउंसिल ऑफ रीजेंसी। ठीक है, और इस टाइम पर इनकी चेयरमैन, मैंने आपको बताया था कि ये किसको चेयरमैन बनाते थे? उनकी माता जी को। तो इनकी माता जी का नाम क्या था? चिंकू राजे सिंधिया। तो उनको बनाया गया। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने एक राजपूत लड़की जिनका नाम था लेखा दिव्यारी, ठीक है, लेखा दिव्यारी, इनसे शादी करी थी। ये सागर को बिलोंग करती थी और इन्हीं को बाद में क्या जाना गया? विजया राजे सिंधिया। विजया राजे सिंधिया के नाम से जाना गया। तो जीवाजी राव सिंधिया की पत्नी का नाम क्या था? विजया राजे सिंधिया। ठीक है, विजया राजे सिंधिया। तो यही क्या थी? इनकी पत्नी थी। ठीक है, और यही वही विजया राजे सिंधिया हैं जिनके बेटे थे माधवराव सिंधिया। और माधवराव सिंधिया के बेटे जो अभी करेंट टाइम पर जो कैबिनेट मिनिस्टर है, कौन है? ज्योतिष राजे सिंधिया। जो कैबिनेट मिनिस्टर है अभी ज्योतिष राजे सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया उनके दादाजी थे। क्या थे? उनके दादाजी थे। ठीक है, तो इस तरीके से जीवाजी राव सिंधिया जो थे वो आखिरी शासक थे। ठीक है, विजया राजे सिंधिया से इन्होंने शादी करी थी और विजय राजे सिंधिया के ही बेटे थे माधवराव सिंधिया। वो भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं हमारे इंडिया में। वो कांग्रेस के लीडर थे जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। इसके अलावा बात करें तो इनकी बेटियां भी हैं जो करंट टाइम पर अगर याद करें तो राजस्थान की चीफ मिनिस्टर रही वसुंधरा राजे सिंधिया। या मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कैबिनेट मिनिस्टर रही यशोधरा राजे सिंधिया। ये सब सिंधिया वंश के ही। ठीक है, तो इस तरीके से सिंधिया वंश जो था ये आखिरी शासक थे जीवाजी राव सिंधिया। अब इन्होंने एजुकेशन में अगर हम बात करें
तो इन्होंने कई सारे कंट्रीब्यूशन किए। ठीक है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनके कई सारे कंट्रीब्यूशन थे। अगर हम बात करें तो इन्होंने कमला राजा महाविद्यालय बनवाया, विक्टोरिया कॉलेज बनवाया, MITS इंजीनियरिंग कॉलेज जो ग्वालियर में है वो बनवाया। इसके अलावा इन्होंने 54 करोड़ रुपए दिए थे भारत सरकार को। देखिए उस टाइम पर जब आज़ादी मिली थी तो उस टाइम पर भारत सरकार को पैसे की बहुत ज़रूरत थी। तो उस टाइम पर आप सोचिए सिंधियाओं ने 54 करोड़ रुपए इन्होंने दिए थे भारत सरकार, ठीक है, ताकि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन करने में मदद हो सके। क्लियर। इसके अलावा इन्होंने जया रोग्य अस्पताल बनवाया, कमला राजा वुमेन हॉस्पिटल बनवाया, मोती महल बनवाया, जल विहार महल। ठीक है, तो ये थे जीवाजी राव सिंधिया जो कि आखिरी शासक थे। क्लियर हुआ। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी राणोजी सिंधिया। राणोजी सिंधिया के बाद फिर जयप्पा जी राव सिंधिया। जयप्पा जी राव सिंधिया के बाद फिर महाजी सिंधिया। महाजी सिंधिया के बाद फिर दौलत राव सिंधिया। अच्छा, उसके पहले दत्ताजी सिंधिया भी थे, दत्ताजी सिंधिया। फिर इसके बाद बैजाबाई, जानको जी, फिर जयराजे, फिर इसके बाद माधव राव और फिर लास्ट में जीवाजी राव सिंधिया। क्लियर हुआ। तो ये थे सिंधिया शासक। अब हम इनके कुछ निर्माण कार्य देख लेते हैं। आर्किटेक्चर इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनवाई थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिंधियाओं के आर्किटेक्चर की तो पहला जो है वो है छतरी। ठीक है, इन्होंने छतरी बनवाई थी। इनके ये जो सिंधिया डायनेस्टीज की जो छतरी है ये कहाँ पर लोकेटेड है? छतरी बाजार में। ठीक है, ये ग्वालियर शहर में ही है। ठीक है, ग्वालियर शहर आप जाएंगे तो वहां पर छतरी मिलेगी आपको सिंधिया वंश की। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली जो छतरी बनी थी वो 1817 में बनी थी। कब बनी थी? 1817। ठीक है, 1817। ठीक है, ये किसकी मेमोरी में बनाई गई थी? जयाजी राव सिंधिया की मेमोरी में। ठीक है, और फिर उसके बाद अलग अलग छतरियां बनती रही। ठीक, इसके अलावा बात करें अगली जो थी वो थी शिंदे छतरी। ये पुणे में है। ये कहाँ है? पुणे में। ये आपको याद रखना है, ये कहाँ है? ठीक है, ये कहाँ है? पुणे में। इसको जो है ये एक हॉल है। ठीक है, जो कि किसके क्रीमिशन पर बनाया गया? महाजी शिंदे के। इसके महाजी शिंदे के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गोरखी महल है। ठीक है, ये दौलत राव सिंधिया ने बनवाया था। किसने बनवाया था? दौलत राव सिंधिया ने बनवाया था जब उन्होंने अपनी राजधानी को उज्जैन से ग्वालियर शिफ्ट किया। तो गोरखी महल जो है ये कहाँ पर है? ग्वालियर में। ठीक है, इनके निर्माण कार्य ज्यादातर कहाँ है? ग्वालियर। इसके अलावा बात करें तो मोती महल। ठीक है, ये जयाजी राव सिंधिया ने बनवाया था। किसने बनवाया था? जयाजी राव सिंधिया ने। किसने बनवाया था? जयाजी राव सिंधिया ने। ठीक है, और ये एक तरीके से कहा जाए तो सिंधियाओं का जो सेंट्रल असेंबली में, सेंट्रल इंडिया का जब असेंबली हॉल हुआ करता था तो ये असेंबली हॉल हुआ करता था। ठीक है, आज की डेट में ग्वालियर डिवीजन के जो कमिश्नर हैं, ग्वालियर डिवीजन के कौन? कमिश्नर जो है, ठीक है, उनका ऑफिस हुआ करता है ये मोती महल। ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग है ये किसका ऑफिस बन गया है? कमिश्नर ऑफ ग्वालियर डिवीजन। ग्वालियर डिवीजन के जो कमिश्नर। इसके बाद अगला जो कंस्ट्रक्शन है ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जय विलास पैलेस। ठीक है, ये जय विलास महल जो है, ठीक है, ये भी ग्वालियर में है। ठीक है, इसको जो है इसको बनवाने वाले कौन थे? ठीक है, तो इसको जो बनवाया था ग्वालियर के, जो कहा जाए तो जय विलास पैलेस को, तो जय विलास पैलेस को बनवाने वाले थे जयाजी राव सिंधिया। ठीक है, कौन थे? जयाजी राव सिंधिया। इन्होंने ही क्या बनवाया था? जय विलास पैलेस बनवाया था। ठीक है, तो जय विलास पैलेस किसने बनवाया था? जयाजी राव सिंधिया ने। और इसके डिजाइनर कौन थे? आपको इनका नाम याद रखना है, माइकल फिलोस। इसके डिजाइनर कौन थे? माइकल फिलोस। ये इसके डिजाइनर थे। ठीक है, और ये किसने बनवाया था जय विलास पैलेस? महा महाराजा जयाजी राव सिंधिया। ठीक है, आज भी सिंधिया वंश के कहा जाए, एक सेक्शन में म्यूजियम है और दूसरे सेक्शन में आज भी अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का घर यहाँ पर है, वो यहीं रहते हैं। ठीक है, जब भी वो आते हैं ग्वालियर तो वो यहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये उनका एक तरीके से घर भी है और इसका कुछ पार्ट किसको दिया गया? म्यूजियम को दिया गया। ठीक,
इसके अलावा अगर हम बात करें तो माधव विलास पैलेस, ये किसने बनवाया था? माधवराव सिंधिया ने बनवाया था। और इसके अलावा जॉर्ज कैसल भवन जो मैंने आपको बताया था, ये किसने बनवाया था? ये भी माधवराव सिंधिया ने बनवाया था। किसके उसमें गवाया बनाया था? किंग जॉर्ज 5, चूंकि वो विजिट करने आने वाले थे लेकिन वो आए नहीं थे, लेकिन उनके उसमें बनवाया गया था क्योंकि वो शेर का शिकार करने आए। क्लियर? तो इस तरीके से सिंधिया वंश हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देखिए जो भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास काफ़ी बेनिफिशियल है और वो एज अ रेफरेंस के तौर पर इसको ले सकते हैं। क्लियर? तो अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट डायनेस्टी पढ़ेंगे जो कि है होलकर वंश। ठीक है, और हमारा ये सीरीज चलता रहेगा, इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। इसमें हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो मेंस के और प्री के सिलेबस में दिया होगा। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।